हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसका कॉज क्या क्या था। यह जो है सो आपको क्लास 9 का जो है सो आपका एनसीईआरटी की हिस्ट्री है। तो लिखा तो इसमें बहुत कुछ है और बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जो कि चूँकि पुरानी वाली एनसीईआरटी से बेहतर थी, लेकिन अभी जो है सो नई वाली को ही देखना है अपने को। तो यहाँ पे यूपीएससी, पीएससी और एसएससी के लिए आप देख सकते हैं, जाकि जो बोर्ड के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है हमारा लेक्चर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्यों है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण क्या था, और फिर जो है सो उससे समाज में क्या बदलाव आता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण जो है सो देश में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका यह जो है सो यूपीएससी में जो आपका एक तरह से कहा जाए तो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में यह टॉपिक आता है, और हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि वाई जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसके कारण क्या है, और बाकी जो इसमें कितने फेजेज में होता है, और समाज में क्या चेंज आता है वहाँ के, वो सारा चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट होता है 1789 में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह स्टार्ट हो रहा है आपका 1789 में, ठीक है। और किसके द्वारा यह स्टार्ट किया जा रहा है, तो यह थर्ड स्टेट के द्वारा। अभी आप पूछेंगे कि यह थर्ड स्टेट क्या है, तो यहाँ पे कहा जाएगा थर्ड स्टेट में जो है सो आपको यहाँ पे फ्रेंच में, आपको फ्रांस में 3 स्टेट है। जो तीसरा स्टेट है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपके यहाँ पे फार्मर है, उसके अलावा जो है सो डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं, या अगर हम कहें कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक शब्दों में बताओ भाई, तो ये लोकल पीपल हैं। ये जो हैं आपके लोकल पीपल हो गए। यह आपको रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में, किसके द्वारा, तो थर्ड स्टेट के द्वारा, जिसमें आपके ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, अगर आपको पता हो, अगर हमारा पॉलिटी का लेक्चर देखते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है, वह क्या आता है, तो वह आता है आपका इन इक्वालिटी, ठीक है। तो यह वर्ड है आपका इन इक्वालिटी। जब इन इक्वालिटी आती है तो सोशल अनरेस्ट आता है। इन इक्वालिटी से आपका सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट को अगर सिक्योरिटी के मामले में कहा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कह लीजिए, या अगर हम लास्ट वर्ड आपसे कहें तो यह जो है सो आपको है सिविल वार। दिस इज कॉल्ड द सिविल वार। और सिविल वार का मतलब है कि यह जो है सो किसी खास कम्युनिटी के बीच में होगा, बिटवीन टू कम्युनिटी, ठीक है। तो एक कम्युनिटी जो है जो रूल कर रही होगी, या एक कम्युनिटी ज़्यादा अधिकार लेके बैठी होगी और दूसरा कम्युनिटी जो है सो यहाँ पे कम अधिकार लेके बैठी होगी, तो ये सिविल वार होगा। और सिविल वार का रिजल्ट क्या होगा तो इसका रिजल्ट होगा आपका नेगोशिएशन, जिसको समझौता किया जाएगा। किस लिए, तो नेगोशिएशन होगा आपको इक्वालिटी के लिए। समझना, बहुत ही प्यारे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे यह चैप्टर को, जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे यह हुआ कि आपको जो है सो इनइक्वालिटी आई,
समाज में, चूँकि आपको फ्रांस में 3 स्टेट था, एक राजा था, दूसरा जो है सो आपको नोबल नोबल हो गए जिसको हमारे यहाँ ज़मींदार कहा जाता है, और तीसरा हो गए सामान्य लोग, लोकल पीपुल। यहाँ पे भी भारत देश में वैसे ही था, राजा था, सामंतदार थे या ज़मींदार थे, और उसके नीचे जो है सो नॉर्मल लोग थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनइक्वालिटी आ गई किसके बीच में, क्योंकि राजा और सामंतदार जो थे ये टैक्स नहीं पेमेंट करते थे, सारा संपत्ति ये लेके बैठे, टैक्स नहीं पेमेंट करते थे। टैक्स कौन पेमेंट कर रहा है, तो थर्ड स्टेट, लोकल पीपल। तो ये लोकल पीपल जो है यहाँ पे, चूंकि यही सबसे ज़्यादा हरास हो रहा है, तो ये आवाज़ उठाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी आ गई। 3 स्टेट में 2 स्टेट मजे मार रहे कि अकेले मर रहा है, तो इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी आई तो सोशल अनरेस्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, सिविल वार हुआ, 2 कम्युनिटी के बीच में। रिजल्ट का हुआ नेगोशिएशन, और इक्वालिटी आ गई। तो यहाँ पे जो है सो यही कहानी जो है सो आपको कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देखेंगे आपको कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ क्यों, का कारण था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसमें सबसे पहला जो कॉज है, 1 नंबर में आपका सोशल कॉज। तो सबसे पहला कॉज जो है यहाँ पे वह है सोशल कॉज। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक कॉज। तो आपको हो गया यहाँ पे सोशल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, और अगर हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे आपका तो पॉलिटिकल कॉज हो गया। ठीक है, तो 3 कॉज हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और आपका पॉलिटिकल कॉज हो गया। देखो जनरली जो कहीं पे भी अगर आप सोशल साइंस के बुक पढ़ते हैं, तो कॉज अगर आप डिवीजन करेंगे जनरली, तो 4 कॉज होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और एक कॉज होता है जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल कॉज बोलते हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका कि व्हाट इज़ द सोशल कॉज, सोशल कॉज क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सोशल कॉज है उसको ध्यान देने वाली बात है कि सोसाइटी का पैटर्न क्या है। सोशल कॉज में हम लोग देखेंगे कि क्या कोई यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी पहले से क्या, तो पैटर्न ऑफ सोसाइटी इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपका सोशल कॉज। ठीक है, तो सोशल कॉज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सोशल कॉज में आपका जो आपका यहाँ पे पीपुल है डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। तो यहाँ पे फ्रांस की जनता जो है सो डिवाइड है, और फ्रांस की जनता किस स्टेज में डिवाइड है, तो सबसे पहले यहाँ पे है किंग। 1 नंबर में जो है सो आपको यह किंग है जो वहाँ पे रूल कर रहा है। किंग के बाद में जो है सो दूसरे वाले जो है सो नोबल हो गए, और तीसरे वाले जो है सो आपको लोकल पीपल हो गए।
अब आपका यहाँ पे सोसाइटी जो है सो डिवाइड है। तो आपको पहला स्टेट जो है सो आपको कलरगी हो गया, जो है सो आपको यहाँ पे चर्च मैटर को लेके। दूसरा स्टेट जो है सो पर्सन हुई आपको हाई रैंक वाले स्टेट हो गए, और थर्ड स्टेट में ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट को यहाँ पे आपको जो कलरगी हो गए, CLERGY, जो चर्च में इन्वॉल्व है। हम लोग इसको छोड़ ही दिए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम लोग 1 नंबर में इसी को डालेंगे आपका, कि 1 नंबर में जो है सो आपका क्या है, कलरगी हो गया, जो कि आपको चर्च में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसका उस टाइम पे योगदान बहुत है इस रिवॉल्यूशन में। नोबल और दूसरे में जो है सो नोबल और किंग हो गए, और तीसरा वाला जो है सो लोकल पीपल हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्रुप हो गए। और तीनों के बीच में दिक्कत क्या था, तो यहाँ पे आपका ये ग्रुप जो है आपका नो पेइंग टैक्स, तो यह ग्रुप जो है सो यहाँ पे टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यह प्रिविलेज, इनको जो है सो प्रिविलेज ग्रुप है। और यह प्रिविलेज इनको बाई बर्थ मिला हुआ है, जन्म लिए उससे इनको टैक्स एग्जाम कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो जो थर्ड स्टेट है यह आपको पे कर रहा है टैक्स को। टैक्स को पेमेंट कर रहा है। उसके अलावा बॉन्डेड लेबर के जैसा काम भी कर रहा है, टैक्स पेमेंट कर रहा है, और उसके अलावा जो है सो बॉन्डेड लेबर के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है। और इनको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे टेली कहा जाता है। ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वी आर बोलता है कि चार्ज आर्टिकल्स एवरी डे कंजम्पशन, साल्ट से लेकर टोमेटो तक। तो डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे टेली कहा गया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स जो है वह क्या है, आपका टैली हो गया, TAILLE, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भी था। और ये सारे टैक्स कौन पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सामान्य लोग हैं, कॉमन पीपल है, वह जो है इन सारे टैक्स को पेमेंट कर रहा है। और एक और टैक्स यहाँ पे लग रहा है, वह है आपको टीथे, TITHE। तो यह जो है सो चर्च जो है यह टैक्स लगा रहा है टीथे। तो यह टैक्स कौन लगा रहा है, चर्च लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, पीजेंट पे। मंदिर भी भैया यहाँ टैक्स ले रहा है, सोचो आप। तो यहाँ पे हो गया तीथे। और यहाँ पे हो गया जो टैली हो गया, यह किसके लिए हो गया, यह आपको राजा वगैरह लोगों के लिए हो गया। और जो सो तीथे हो गया वह चर्च के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स जो है टैली हो गया, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तीथे हो गया, और कलरगी और नोबिलिटी जो है सो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे तो जो यहाँ पे कलरगी हो गया और यहाँ पे नोबिलिटी हो गया, ये हो गया कलरगी और ये हो गया नोबल हो गया। तो ये जो है सो इनकी पॉपुलेशन थी मात्र 10%, और 60% लैंड पे कैप्चर किए हुए थे। तो इनकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 10%, और लैंड होल्डिंग था 60%, ठीक है।
तो यहाँ पे समझ में आता है कि एक तरह से समाज में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा होगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट ये जो है आपका, इनकी पॉपुलेशन जो है सो 90% है। ठीक है, 90% पॉपुलेशन होने के बाद में इनके पास लैंड जो है वह 60 आपको 40% है। तो समाज में क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, और जब इनइक्वालिटी आ जाएगी तो बवाल मचेगा ही मचेगा। तो यहाँ पे जैसे आप बवाल मचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें आपको कि क्या हो रहा है। तो फ्रांस में जो है सो आपको हम लोग सोसाइटी के में देखते हैं कि 3 स्टेट है। एक चर्च हो गया, दूसरा नोबल और किंग हो गया, तीसरा लोकल पीपल हो गया। चर्च में जो है सो जो चर्च के पादरी और चर्च में काम करने वाले लोग हो गए, ये टैक्स जो लगाते हैं वो तीथे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, पिजन पे लगाते हैं। नोबल और किंग जो है सो ये भी टैक्स लगाते हैं, टैली, और साथ में जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो है सो बहुत सारी चीज़ों पर लगता है। और उसके बाद में जैसे ये लोग आपको 90% है, थर्ड पर्सन पीपल जो है सो 90% है, इनके पास 40% लैंड है। और चर्च और कलेक्टिव जो है सो 10 ही परसेंट है, लेकिन इनके पास 60% लैंड है। तो ये लोग लीडिंग में है और ये लोग लैगिंग में है। तो ये जो है सो समाज में इनइक्वालिटी है, जिसके कारण यह पीपल, चूंकि इसके परसेंट जो है सो 90% है, तो यह डंडा लेके खड़ी होगी, इनकी मार के पसीने छुड़ाएगी। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे आपका इकोनॉमिक कॉज। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे आपका 1789 में जब यह रिवोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन हो गया है आपको 28 मिलियन। तो पॉपुलेशन भी बढ़ गया है 1789 में। जो यहाँ का पॉपुलेशन है वह काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड होगा खाने की। तो यहाँ पे हो गया आपको 28 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें 90% पॉपुलेशन जो है वह जो है सो थर्ड स्टेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिमांड जो है सो फूड ग्रेन का रेज करेगा। डिमांड जो है सो यहाँ पे फूड ग्रेन का हम ऊपर साइन कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बढ़ रहा डिमांड। अब डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई भी तो होनी चाहिए, लेकिन जो है सो आपको आउटपुट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू, आपको एक तरह से कहा जाए तो बैड वेदर। तो यहाँ पे आपका डिमांड रिड्यूस हो रहा है और आपको सॉरी डिमांड बढ़ रहा है और प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो झगड़ा तो होना ही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है आपका कि तो गुड्स के प्राइसेस जो है सो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो वर्कर हैं यहाँ पे, वेज नहीं बढ़ रहा है, उनकी मेहनताना भी नहीं बढ़ रहा है, यह भी एक समस्या है यहाँ पे। ठीक है, वर्कर वेजेज भी नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे फार्मिंग जो है आपका सबसिस्टेंस है, सबसिस्टेंस कहने का मतलब कि आप उतना ही उगा रहे हैं जितना में आपका काम चल जाए, या उतना ही आउटपुट आ रहा है जितना आपके लिए है, बाकी आप बेच नहीं सकते हैं। तो अब इसके बाद में पब्लिक जो है सो वॉइस रेज करना शुरू करेगी
तो यहाँ पे जो पीपुल है वह जो है सो आवाज़ उठाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रांस का पॉपुलेशन जो है सो बढ़ा, लेकिन उसके अनुपात में फूड की सप्लाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और उसके अनुपात में लोगों के लेबर कॉस्ट नहीं बढ़े। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और जब यहाँ मिसमैच होगा तो पब्लिक उस पर, चूँकि पब्लिक को खाना नहीं मिलेगा तो आवाज़ उठाएगा, और जब पब्लिक आवाज़ उठाएगा तो बवाल होगा। ये हो गया आपका क्या, तो यह हो गया आपका इकोनॉमिक कॉज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कॉज एट दैट टाइम। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कॉज क्या है इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको लुई 16वां जो है सो आपको पावर में आता है 1774 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लुई से 16 टेक चार्ज 1774 में, और इस टाइम पे आपका ट्रेजरी में कैश की यहाँ पे कमी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको ट्रेजरी जैसे एक तरह से कहा जाए तो इम्पिटी है। इसका कारण क्या है, इसका कारण दो है। पहला कारण है यहाँ पे फ्रांस जो है सो लगातार वार कर रहा है, और उसके अलावा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। देयर इज ए टू कॉड है यहाँ पे, एक तो आपको कंसिस्टेंस वार कर रहा है लगातार जो है सो, ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वार कर रहा है, और उसके अलावा जो है सो आपको यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चूंकि इनकी और ब्रिटेन की लगातार नहीं बनती है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं आपका तो अमेरिका में जो वार हो रहा है इसमें फ्रांस जो है सो ब्रिटेन के खिलाफ में लड़ता है यहाँ पे, और इसके कारण जो है सो इनके पास में जो आपका कर्ज हो रहा है या डेप्ट हो गया, यह 2 बिलियन का हो गया। इनके पास जो कर्ज हो गया वह हो गया आपको यहाँ पे 2 बिलियन लिवरे का हो गया, ठीक है। और यह डेप्ट किसका है, तो लोकल आपको ट्रेडर्स का है। तो यह डेप्ट जो है सो आपका लोकल ट्रेडर से जो ये पैसा उठाए हैं उनका है। तो यह जो है सो आपको बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका है कि ह्यूज स्पेंडिंग इन कोर्ट वर्क। जो इनका घर का खर्चा है और बाकी इनकी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है, जिसके कारण जैसे स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके अलावा जो है सो यहाँ पे रेगुलर कॉस्ट है आपको मेंटेनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में इनको पैसा लगता है, तो इसके कारण जो है सो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अगर आप लोगों से बात किया जाए
तो यहाँ पे हो रहा है आपको कि आपको लुई 16 जो है सो जब ये पावर को टेक ओवर कर रहे हैं उस टाइम पे जो है सो आपको ट्रेजरी लगभग खाली की कगार पे है, और उसके अलावा जो है सो 2 बिलियन का कर्ज हो गया इनके ऊपर। क्यों खाली हो रहा है? क्योंकि लगातार ये वार कर रहे हैं। उसके अलावा जो है सो ह्यूज स्पेंडिंग जो है सो कोर्ट वर्क में और रेगुलर जो है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, जो कि नहीं है इनके पास में। तो अब ये चाहेंगे कि हम धीरे से जो है सो पैसा बढ़ाएँ, मतलब कि अब जो है सो खर्चा बढ़ाने के बारे में इनका विचार आएगा, और जब खर्चा बढ़ाएँगे तो बवाल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ग्रोथ ऑफ द या ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब यहाँ पे मिडिल क्लास जो है सो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसको चीज़ें समझ में आएगी तो इसका अपोज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिडिल क्लास जो है सो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यह ओवरसीज मतलब विदेश में ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा ये लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रहा है। और जब यहाँ पे मिडिल क्लास में जब ये सारी चीज़ें होगी तो जाहिर सी बात है कि वह इसका अपोज करना शुरू करेगा, उसका आँख खुलना शुरू होगा और वह इसके खिलाफ में बात करना शुरू करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके खिलाफ में बात होगी तो वह क्या बात होगी? कि भाई बाई बर्थ से जो प्रिविलेज दिया जा रहा है या सुविधाएं जो जो जिसमें जन्म ले लिया वो सुविधाएं जो मिल रहा है उसको रोका जाए, तो यहाँ पे इसके खिलाफ बात होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो उस टाइम के फिलोसफर हैं, न्यूज़पेपर है, वह जो है सो लोगों को आपको ऑर्गेनाइज करेगा। तो फिलोसफर का जो थॉट है वह बाई पेपर लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू, और लोग जो है सो यहाँ पे इसके बारे में टॉक करना शुरू करेंगे, कॉफ़ी हाउस में बैठ के बात करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे टॉकिंग शुरू हो जाएगी, जैसे चाय के पान के ठेले पे भारत देश में बात होती हो वैसे यहाँ पे भी बात होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे आता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स के बारे में बात किया गया है। तो अमेरिका का संविधान जो है सो यहाँ पे सिटीजन के राइट के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है सो लोगों को अब खटकना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो जितनी भी सारी पॉइंट है यह लोगों को खटकना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारे देश में भी ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही हमारे देश में, और लोग जो है यहाँ पे बवाल करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से उस टाइम पे जो फिलोसफर थे जो इसमें योगदान दे रहे थे, अब उनके बारे में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आपका फिलोसफर कंट्रीब्यूशन।
ओके। यहाँ पे आपका कौन कौन से उस टाइम पे फिलोसफर हैं और उनका थॉट क्या है, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा मैटर रहा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हैं जॉन लॉकी। तो जॉन लॉकी साहब क्या बोल रहे हैं अगर इनके बारे में चर्चा किया जाए आपसे। अब यहाँ एक बुक लिखते हैं, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यह एक किताब लिखते हैं, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें जैसे आपको क्रिटिसाइज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट को, मोनार्क को। तो यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपका डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोनार्की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो प्रिविलेज सेक्शन है उसके ऊपर ये बोल रहे हैं, प्रिविलेज सेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट जो है सो किसकी बुक है, तो जॉन लॉकी की है। उसमें ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे। जैसो जॉन जैसो जीन आपको जैक्यू रेसो, ठीक है। तो दूसरे हो गए आपके, इन लोगों के नाम थोड़े से अजीब होते हैं। जीन JACQUES और रूसो ROUSSEAU। तो इनका क्या कहना है भाई, ये फिलोसफर हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक बुक लिखा है, नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका बुक का नाम है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें भी ये आपको प्रपोज करते हैं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। आपको एक तरह से कहा जाए तो यह बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जो पीपुल है और उसका रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ओके, तो ये जो है सो आपके दूसरे हो गए। जीन जैक्यू, आपको रूसो हो गए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिख रहे हैं। जॉन लॉकी जैसे टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपको मॉन्टेस्क्यू हो गए, मॉन्टेस्क्यू तीसरे हो गए आपके। भैया थोड़ा सा स्पेलिंग संभाल लेना इसका, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना कि क्या है इसमें, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू जो है सो जो बुक लिख रहे हैं, इनके किताब का नाम है आपका द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखने, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ में, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये एक तरह से कहा जाता है डिवीजन ऑफ पावर, जैसे गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के आप एक तरह से पावर का डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं ये।
जो पावर सारा पावर राजा के पास है वो डिवीजन हो किसके किसके बीच में, तो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 राइटर हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए। हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो जॉन लॉक की 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो है सो आपको यहाँ पे बात होती है कि क्रिटिसाइज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी को, मोनार्की को, प्रिविलेज को। जीन जोकोव रसोव जो है सो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं कि आपको पब्लिक और उसके रिप्रेजेंटेटिव में कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और मोंटेस्क्यू जो है ये बात कर रहे हैं पावर का डिवीजन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में होना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं, पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए पहली बात, और समाज में इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 जो आपको फिलोसफर हैं उस टाइम पे 1789 में यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक तरह से पिलर का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका कि आपको आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आखिर में यह रिवॉल्यूशन होता कैसे है इसके बारे में बात किया गया है कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका ट्रेजरी इम्पिटी है, तो क्या होगा कि किंग जो है यहाँ पे यह जो है सो आपको टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो राजा जो है सो यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रपोजल के लिए जैसे 5 मई 1789 को यहाँ पे प्रपोजल रखेगा। ठीक है, इसके पहले आपको एक रूल है कि आपको टैक्स लगाना है तो पहले आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जब मीटिंग बुलाई जाती है तो यहाँ पे आपके 3 स्टेट की मीटिंग बुलाई जाती है। तो चर्च के लोग हो गए, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका हो गया किंग हो गए या नोबल्स हो गए, और थर्ड स्टेट हो गया। ठीक है, चर्च हो गया, किंग हो गया और थर्ड स्टेट हो गया। अगर इन तीनों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के जो है आपको यहाँ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो थर्ड स्टेट है, अगर हम इसके बारे में बात किया जाए, ये लोग एक दूसरे के सामने सामने बैठते हैं 2 रो में, और 600 मेंबर को जैसे थर्ड स्टेट जैसो इनके पीछे खड़ा होता है। तो थर्ड स्टेट में टोटल 600 मेंबर हैं, जो कहाँ खड़ा होता है, इन लोगों के पीछे खड़ा होता है। उनको जगह भी बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता। सोचिए कितना बड़ा इनइक्वालिटी है कि 300 लोग बैठे हैं और 600 लोग पीछे खड़े हैं, जो कि इन लोगों के पेट भर रहे हैं। मतलब इन लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए कायदे से देखा जाए तो। अब यहाँ पे थर्ड स्टेट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो प्रोस्पेरस है, एजुकेटेड है, और यह भी अपना जो है सो यहाँ पे मांग करने लगता है कि हमें भी जो है सो बैठने का, और जितना आपका संख्या उतना हमको, क्योंकि इनको जितना वोट है इनकी वोटिंग राइट नहीं है, कम इनकी वोटिंग राइट है। तो यहाँ पे जो वोटिंग राइट है अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द ईच स्टेट के, तो यहाँ पे वोट जो है एक तरह से जो वोटिंग का प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट का जो है सो डिमांड है कि सबको जो है सो इक्वल वोटिंग राइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे है कि
इसमें इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। और ये चाहते हैं हमें इक्वल वोटिंग राइट दिया जाए। ठीक है, तो इनका कहना है कि हमें इक्वल वोटिंग राइट दिया जाए और यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट है ही नहीं। तो अब यहाँ पे बात होगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको थर्ड स्टेट वाले लोग जो हैं यहाँ पे वॉकआउट कर जाएंगे। तो थर्ड स्टेट वाले लोग बोलेंगे कि भैया हम भाग ही नहीं लेंगे, तुम लोग अलग रह जाओ। तो 20 जून को जैसा आपको थर्ड स्टेट असेंबली होता है हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि आपको वर्सली में। तो आपको यहाँ पे 20 जून को ये लोग मिलते हैं आपको। तो 20 जून को ये लोग क्या करते हैं कि वर्सलीज में मिलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और अपने जो है सो संविधान बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं आपको कि यही हमारी नेशनल असेंबली है। ये डिक्लेयर कर देते हैं कि यही हमारी जो है सो नेशनल असेंबली है। ठीक है, ये डिक्लेयर करते हैं कि यही हमारी क्या है, नेशनल असेंबली है। आप जो वहाँ बात कर रहे थे वो हमारी नेशनल असेंबली नहीं है। हम लोग जो टेनिस कोर्ट में बैठे हैं और यहीं पे बात होती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब यह नेशनल असेंबली जो है आपको शुरू करेगा आपको ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो लोग हैं जो कि लीड कर रहे हैं। एक आपका जो है सो आपको नोबल है जिसका नाम जो है सो मीरा बाऊ है। ठीक है, तो इसको लीड कौन कर रहा है, इस मूवमेंट को लीडर कौन है, तो आपको इसका नाम है आपको MIRABEAU, जो कि एक नोबल है, मतलब कि आपको सेकंड स्टेट का है। और दूसरा जो है सो फर्स्ट स्टेट का है जो चर्च से रिलेटेड है। इसका नाम है आपका अबेसाइज। भाई नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये दोनों जो है सो आपको यह जो है सो कैलर्गी का है। ये दोनों इस मूवमेंट को जो है सो एक तरह से कहा जाए तो लीडर का काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे जो है सो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा और यहाँ पे विंटर में जो है सो फूड का क्रॉप्स का जो है सो और स्थिति खराब हो जाएगा। विंटर पड़ रहा है तो ये देखिए सिचुएशन कैसे खराब होता है। तो उसके अलावा जो आपका विंटर है, जो है सो क्रॉप्स फेल हो जाता है। यहाँ पे जाड़े के टाइम में जो है सो क्रॉप्स फेल होगा और जब यहाँ पे क्रॉप्स फेल होगा तो स्थिति और ख़राब होगी। तो यही चीज़ अब यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि क्रॉप फेल हो जाता है। क्रॉप फेल हो जाता है तो अब यहाँ पे एक तरह से ब्रेड की सप्लाई, चूँकि वहाँ पे मेन जो है सो ब्रेड है, तो ब्रेड की सप्लाई जो है सो रुक जाएगी। ठीक है, तो बेकर्स जो है सो यहाँ पे होर्स करना शुरू कर देंगे और स्पेंडिंग जो है सो लंबे टाइम तक आपको खड़ा होना पड़ेगा बेकरी के सामने। क्राउड बढ़ जाएगी वोमेन का और यहाँ पे जो है सो स्थिति खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेन है कि पीपुल यहाँ फाइट करेंगे और इसी के दौरान इनका एक फोर्ट है। ठीक है, इसका नाम जो है सो आपको बेस्टली है, बास्टेली। इसको डिस्ट्रॉय करेंगे।
ये नाम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसको ये लोग क्या करते हैं कि तोड़ना शुरू कर देंगे, जो फोर्ट है उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। यह 14 जुलाई की बात है। और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे फैल जाएगी, एक र्यूमर इसी टाइम पे फैलेगा कि जो नोबल है यह हायर किए हैं आपका लठैत को या गैंग को, और यह गैंग क्या करेगा, आपको मारेगा लोगों को, उसके अलावा जैसे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ये रूमर है अभी। तो इसके बाद जो है सो थर्ड स्टेट है अटैक कर देगा, या फार्मर जो है सो अटैक करेगा किस पे, नोबल पे। और नोबल पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो है सो फायरिंग होगी, मतलब फायर कर देगा उनके घर को, और जितने बुक्स हैं रिकॉर्ड्स हैं उनको जो यहाँ से यहाँ पे बर्न आउट कर दिया जाएगा। और ये लोग जो है सो जो नोबल हैं अब यहाँ पे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। ओके, ये जो है सो पूरा खेल चल रहा है आपका। हमने कहाँ से शुरू किया आपका, और कहाँ पे हम लोग देखिए पहुँच गए हैं। ये जो है सो पूरा जो है सो आपको ट्रेजरी खाली है, तो लार्ज नंबर ऑफ नोबल जो है सो भाग जाएंगे, दूसरे देश में माइग्रेट कर जाएंगे, और फाइनली जो है सो लुईस 16वां जो रिकॉग्नाइज कर गए नेशनल असेंबली को। तो जब ये स्थिति बनेगी तो यहाँ पे अब जो किंग है अब यहाँ पे नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। और 4 अगस्त 1789 को फ्रांस पास द लॉ एब्लिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे आपको अब जो है सो टैक्सेस वगैरह का सिस्टम जो है सो उसको ख़त्म किया जाएगा। और जो है सो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी वर आल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और जो क्लर्गी हैं जो चर्च वाले हैं उनको भी छीन लिया जाएगा। और यहाँ पे तीथे जो आपको जो टैक्स लगाया जा रहा है चर्च के द्वारा वो सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ मैं एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ कैसे। राजा जब बना 16वां तो उसके पास ट्रेजरी में पैसा नहीं था। उसने क्या किया कि टैक्स लगाया। टैक्स लगाने के पहले मीटिंग करना पड़ता है। मीटिंग में आपको 300 में ये 2 लोग हो गए, और 600 में ये हो गए। इनके पीछे ये लोग खड़े थे, बोले कि हमको बराबर वोटिंग का अधिकार दो। तो यहाँ पे उसको डिनाई किया गया। जब डिनाई किया गया तो भाग गए ये लोग, निकल गए उससे। उसके बाद 20 जून को यहाँ पे टेनिस कोर्ट वर्सलीज में मिलते हैं, और इसको नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया जाता है। यहाँ पे 2 लोग, एक नोबल से जिसका नाम जो है आपको मीरा व्यू है, और एक क्लर्गी से जिसका नाम जो है अबे सीज है, ये दोनों मिल करके इस पूरे सिस्टम को करते हैं। उसके बाद फिर जैसे विंटर में क्रॉप फेलियर होता है, शॉर्टेज ऑफ द ब्रेड हो जाता है। जब ब्रेड का शॉर्टेज होता है, पीपल जैसे इसके लिए फाइट करेगा, होर्डिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब पीपल यहाँ पे और औरतें जैसे दुकान पे खड़े खड़े जब थक जाएंगी, तो वहाँ पे जो वहाँ का जो महल है एक बस्तिली करके उसको तोड़ दिया जाएगा। जब उसको तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे रूमर फैल जाएगा कि जो नोबल्स हैं वो बाहर से लठैत बुला रहे हैं। तो किसान क्या करेंगे कि इनको मारेंगे, और इनके जैसे सारे जो बही खाता है उसको जला देंगे, और ये लोग नोबल यहाँ से भाग जाएंगे दूसरे देश में। और यहाँ पे उसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पे राजा देखेगा कि अब हमारे यहाँ से सारा कुछ निकल रहा है, तो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेगा। जो ती थे और बाकी जो टैक्सेस थे, जो क्लर्की का जो पावर था, वो सब छीन लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है सो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो फ्रांस जो है सो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है भाई। अब फ्रांस फ्रांस अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। ओके, अब इसके आगे की कहानी हम लोग सुनते हैं कि क्या है।
तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो है सो कंप्लीट करता है ड्राफ्ट को 1791 में, और मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे था कि लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। तो मेन काम था इसका तो जो आपको राजा है उसके पावर को यहाँ पे सबसे पहले कम करने के बारे में बात की जाती है कि जैसे राजा के पावर को कम किया जाए, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और पावर को अब सेपरेट कर दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा डिफरेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो है सो अब डिवाइड हो गया है। तो पावर को अब यहाँ पे क्या किया गया, बांट दिया गया। 3 स्टेट में जो है सो पावर को बांट दिया गया, क्योंकि यह जो वहाँ के फिलोसफर थे उनके हिसाब से ये काम किया गया है कि पावर को अब क्या किया गया, पावर को अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो पावर अब बट गया। पावर बटने के बाद में क्या होता है यहाँ पे, तो आप 1791 में जैसे पावर जो आपको बनाया गया है नेशनल असेंबली, आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है आपको। तो आपको 1791 में यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, तो 1791 में यहाँ पे नेशनल असेंबली का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और नेशनल असेंबली जैसे एक तरह से कहा जाए तो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर है विच वी आर चूजन बाय द एक्टिव सिटीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो ये आपको सिटीजन जो है आपको एक ग्रुप ऑफ पीपुल को यहाँ पे चूज करते हैं, जिसको यहाँ पे इलेक्टर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है कि सिटीजन जो है सो एक ग्रुप ऑफ द पीपुल को चूज कर रहे हैं जो कि इलेक्टर के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि एक्टिव सिटीजन जो है सो कंप्राइजेज ओनली मैन जिसका उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और जो टैक्स पेमेंट करता हो। ठीक है, इसके बारे में तो अब यहाँ पे सिटीजन में भी क्रिटिसिजन होगा। एक्टिव सिटीजन जो होगा जो कि आपको ग्रेटर देन जो है सो 25 साल हो, और दूसरा है यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट करता हो। ठीक है, और यह टैक्स जो है सो 3 दिन के बराबर का होगा। तो इसको कहा गया कि यह जो है सो आपका एक्टिव सिटीजन होगा। ओके, उसके बाद में रिमेनिंग मैन और जो है सो ऑल वोमेन जो है सो एक तरह से पैसिव, जो कि वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 25 साल से कम आप प्लस वोमेन जो है सो को नो वोटिंग राइट। तो ये भी एक तरह से इनइक्वालिटी ही हो गया, नो वोटिंग राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 25 साल से कम थे उनको जो है सो, और साथ में वोमेन को जो है सो वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो एक बार और लड़ाई होगी, किस लिए, ताकि वोमेन को वोटिंग राइट दिया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है सो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा को जो है सो हेड बना दिया गया, लेकिन उनके पास पावर ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आपको मेन था कि आपको राजा के पावर को लिमिट करना, तो पावर को डिवाइड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। ये मेंबर कहाँ से आएंगे,
तो यह मेंबर जो आएंगे वह इलेक्टर चूज करेगा, और इलेक्टर को कौन चूज करेगा, तो सिटीजन चूज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे नेशनल असेंबली में यह इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, और जो एक्टिव सिटीजन है जो कि 25 साल से कम है और यह टैक्स पेमेंट करता है, और 25 साल से ज़्यादा वाला हो गया, 25 साल से कम और वोमेन को यहाँ पे जो है सो वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। तो यह भी एक समस्या हो गई यहाँ पे कि आपको वोमेन को आपने तो वोटिंग राइट ही नहीं दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फ्रांस जो है सो एट द टाइम, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि चूंकि यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये आधे घंटे में नहीं होगा, थोड़ा मेरे को लगता है कि 1 घंटे को क्रॉस करेगा, लेकिन चलिए हम लोग कर लेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे फ्रांस आपको जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो लोगों के राइट, मैन और सिटीजन के राइट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और राइट कौन कौन से हैं अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, तो आपको यहाँ पे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, उसके अलावा जो दूसरे राइट दिए गए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, तो ये जो है सो आपको यहाँ पे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे राइट दिए गए हैं। और यहाँ पे ड्यूटी ऑफ स्टेट है, स्टेट की ड्यूटी है कि सिटीजन को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल भी आते हैं, जिसमें आपको ब्रोकन चेन जो है सो आपको स्टैंडर्ड फॉर द एक्ट एज ए बिकमिंग फ्री हो गया, बंडल्स ऑफ द रोड फेसेस हो गया जो कि सो स्ट्रेंथ इन द लाई ऑफ यूनिटी हो गया, आई विद इन द ट्रैंगल, ये अलग अलग हैं, आपको थोड़ा सा बुक देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। फ्रांस एबोलिश करता मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक, अब यहाँ पे जैसे मोनार्की को भी खत्म करके रिपब्लिक ले आया जाएगा। तो फ्रांस जो है सो अब रिपब्लिक बनने जा रहा है। इसके पीछे कहानी ये है कि राजा जो है सो प्लॉट करने लगता है दूसरे ताकतों के साथ में कि हम यहाँ पे इन लोगों को भगा देंगे, ये सिचुएशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लुइस 16 जो है आपका सेक्रेट प्लॉट करता है किंग ऑफ पर्सिया के साथ में कि तुम हमारा साथ दो
और यहाँ के लोगों को मारा जाए और फिर से रूल किया जाए, ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में इसके रीजन, ये जो आपको किंग ऑफ पर्सिया ये क्यों वरी हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि इनको ये डर है कि हमारे खुद के लोग भी ऐसे ही रिवोल्ट करने लगेंगे देखा देखी, तो ये चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, इसलिए मारना पीटना शुरू करते हैं और यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है। ओके, अब हम लोग आगे बात करें इसमें तो क्या होता है लेकिन इसके ये सब होने के पहले जैसो नेशनल असेंबली वोट होता है 1972 आपको 1792 में, और यहाँ पे जैसो डिक्लेयर वार अगेंस्ट द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये लोग जो है सो खुद ही इनका जो है सो असेंबली इसमें वोट करेगा, और ये लोग जो है सो ये पर्सिया नहीं है, प्रूसिया है, ठीक है। तो खुद ही ये लोग जो है सो आपको सिटीजन एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करने लगे इसमें, ठीक है। और जो लोअर पीपुल हैं, आर्मी को ज्वाइन करेंगे और फाउट करेंगे, ठीक है। तो लोअर पीपुल जो है सो इसमें आप, क्योंकि उनकी आज़ादी की बात है और यहाँ पे जैसा आपको जो आपको यहाँ पे पेट्रियोटिक सॉन्ग जैसा आपको मार्सेलिएज करके है उसको कंपोज किया जाता है, उसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे जैसो बहुत सारी दिक्कतें आती है उसके बाद में यहाँ पे भी है कि आपको सबको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया है, वुमेन को भी नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे ये भी होगा अभी। उसके बाद जैसा आपको यहाँ पे जैकोबियन क्लब करके फाउंड किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा आपको जैकोबियन क्लब करके फॉर्म किया जाएगा, जहाँ पे लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में जैकोबियन से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग स्ट्रिप आपको यहाँ पे, और एक तरह से कहा जाए तो ये लोग लड़ेंगे उसके लिए। 1792 में जैसे जैकोबियन प्लान करेंगे रिवोल्ट, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ऑफ द पेरिस के वेयर जैसे एग्री टू आपको शॉर्ट सप्लाई एंड द हाई प्राइसेस ऑफ फूड को लेकर के। और 10 स्टॉक को यहाँ पे 10 आपको अगस्त को यहाँ पे यह जैसे आपको ट्यूलरीज आपको जैसे आपको पैलेस में मैस्केयर होगा और किंग गार्ड, और इसके बाद में किंग को जैसे यहाँ पे ले जाके मार दिया जाएगा, स्लॉटर किया जाएगा, उसके बारे में बात किया गया आपको। लुई सेल्वा के यहाँ मारा जाएगा। और उसके बाद में 1793 से लेकर के 94 तक एक तरह से रीजन ऑफ द टेरर चलेगा, और यहाँ पे लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, जिसको एक मशीन है जिसका नाम गुलेटिन है जैसे आपको। उसके बाद आपको डायरेक्टरी रूलर्स जैसे आपको फ्रांस का होता है। फिर लास्ट में आपका वोमेंस का रिवोल्यूशन आता है और स्लेवरी को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद जैसे फिर नॉर्मल चीज़ें आ जाती है, राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट हो गया। तो इसका हम लोग मेरे हिसाब से इसमें ये पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2 लेके आना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे हिसाब से अभी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फ्रांस रिपब्लिक हो गया, उसके बाद में क्योंकि यह लंबा चलेगा तो हमें अभी इसको लेकर सेकंड पार्ट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख रहे थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमारा जो है सो उसका पार्ट 1 है, ठीक है, पहला वाला हो गया है। तो हम लोग देखेंगे आपको रीजन ऑफ टेरर के बारे में कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ टेरर।
तो रीजन ऑफ टेरर की बात करते हैं तो 1793 से 1794 को आप लोग जो है सो यहाँ पे रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। तो यह टाइम जो है सो आपको 1793 से 94 के बीच में, और इसमें होता क्या है कि टफ पनिशमेंट दिया जाता है। ओके, इसमें मेन है कि आपको पनिशमेंट जो है सो बहुत ही टाइट पनिशमेंट है और लोगों के गर्दन ही सीधे उड़ा दिए जा रहे हैं, इसलिए इसको रीजन ऑफ टेरर कहा गया है। तो यहाँ पे आपको जैसो आपको एनिमीज हो गए, नोबल्स हो गए, कलर्गी हो गए, मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इवन जैसो ऑन पार्टी के हो गए, जो उनके मेथड से एग्री नहीं है उनको जैसे यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि मेन पॉइंट है, अगर आप एग्री नहीं हैं तो क्या किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको गुलेटाइन कर दिया जाएगा। गुलेटाइन एक मशीन होता था जो कि फंसा करके गर्दन में उड़ा देता था सब। तो आपको क्या किया जाएगा, गुलेटाइन कर दिया जाएगा। GUILLOTINED, ठीक है। तो ये जैसे गर्दन उड़ाने वाली मशीन थी उससे कर दिया जाता था। राजा का गर्दन इसी से उड़ाया गया था। और यहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट है उस आपको यहाँ पे मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द वेजेज एंड द प्राइसेस को सील करती है। और यहाँ पे आपको सीलिंग ऑफ द और यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो प्राइस को सील किया जा रहा है। प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो सबको एक तरह से खाना खाने के लिए कंपेल किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं रहे, तो सबको जैसे एक समान यहाँ पे खाना खाना है, ऐसा जो है सो राजा के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। और यहाँ पे चर्चेज को जैसे बंद कर दिया जाता है और चर्च को यहाँ पे बंद किया गया है। पहली बार जो है सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको चर्च को क्लोज किया जाता है और उसको जैसे बैरक हाउसेस बना दिया जाता है। और जैसे आपके रोबेस्पियर जैसे एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्श पॉलिसी को यहाँ पे अपनाता है, मॉडर्नाइजेशन भी करता है। और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो और इनको भी बाद में जैसे वही गुलेटाइन से इनको निपटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो है आपका रीजन ऑफ टेरर जैसे गुलेटाइन मशीन जैसे एक गुलेटाइन नाम का ही व्यक्ति था जो कि इसका आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपको ये डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी जैसे रूल्स फ्रांस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा और यहाँ पे अगर आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है तो वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा।
यह बात कह दी जाती है, ठीक है। फ्रांस में देखिए कैसे सिस्टम बदल रहा है। यहाँ पे जैसे 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जो डिक्टेटरशिप है, यह जो सो नेपोलियन बोनापार्ट को जन्म देता है। एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है सो आपको और जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आता है तो नेपोलियन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप के बाद में नेपोलियन आ जाएगा और फिर जो है सो आपको ये रूल करेगा। तो अब यहाँ पे लास्ट हमारा है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें आपका वुमेन्स रिवॉल्यूशन के बारे में है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द वुमेन्स रिवॉल्यूशन। तो वुमेन्स रिवॉल्यूशन के बारे में आपको तो आपको एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टिंग से ही जो है सो वुमेन्स जो है सो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे स्ट्रगल में। तो आपको वुमेन एक्टिव है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनको वोटिंग राइट नहीं दी गई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इनको वोटिंग राइट नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे एक तरह से कहा जाए तो यह थर्ड स्टेट की पार्ट हैं और यह जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में यह आपको जनरली काम करती हैं। आपको मोस्टली जो है ये लोग क्या करती हैं कि डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करती हैं। और ये जो है सो आपको यहाँ पे इनको ना एजुकेशन दिया जा रहा है और ना जैसे यहाँ पे जॉब की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दो चीज़ें हैं जो कि समस्या क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन भी नहीं है, जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं है। और यहाँ पे इसको कारण जो है सो यहाँ पे वुमेन जो है सो अब अपना सेल्फ रूप से यहाँ पे और वुमेन अपना वॉइस रेज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी ऑन न्यूज़पेपर
और साथ में अपना क्लब कि हमारा कोई सुने, ठीक है। तो यहाँ पे वोमेन जो है सो अपने राइट के लिए अब यहाँ पे फाइट करना शुरू कर रही हैं क्योंकि इनको जो है सो पैसिव सिटीजन जो 17 ने आपको वोटिंग राइट नहीं दे करके पैसिव सिटीजन बना दिया गया था और ये डिमांड ऑफ द वोट और साथ में पॉलिटिकल ऑफिस में अपना पार्टिसिपेशन चाह रही हैं। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे इनके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई खास काम नहीं करता है और फिर जैसे बाद में स्कूलिंग और वगैरह धीरे धीरे किया जाएगा गर्ल्स के लिए और फादर जो है सो इनके विल के अगेंस्ट में शादी वगैरह इनके जो करा रहे थे वो नहीं कराएंगे और फिर जैसे बाद में आपको मैरिज जो है सो रजिस्टर्ड होने लगेगा और डाइवोर्स को लीगल किया जाएगा और फिर जैसे आपको अब धीरे धीरे आपको ट्रेन किया जाएगा जॉब के लिए और रीजन ऑफ टेरर में जैसे कुछ मैन को भी यहाँ पे बुलेटिन किया गया है, ठीक है। और 1946 में वोमेन को राइट टू वोट दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे रिवोल्ट होगा तो सिचुएशन सुधरेगा। तो इनको स्कूलिंग में अलाउ किया जाएगा और फिर जैसे इनके हिसाब से मैरिज होगा फिर जैसे इनको डाइवोर्स भी इनके हिसाब से होगा और इनको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो जॉब की फिर ट्रेनिंग दी जाने लगेगी। ओके, तो ये सारा काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें है लास्ट में एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी। तो यहाँ पे जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि अफ्रीकन्स को यहाँ पे ये लोग जैसे जो मर्चेंट है आपको परचेज करते हैं एज स्लेव के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अफ्रीकन को ये लोग परचेज करते हैं एज ए स्लेव के रूप में, ठीक है। उसके बाद में ये लोग जो है सो कैरेबियन और दूसरे जगह ले जाते हैं और ब्रांडेड और स्लेव जो है सो अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जनरली इनको सोल्ड किया जाता है प्लांट्स ऑनर को। इनको सोल्ड किया जाता है किसको, तो प्लांट्स ऑनर को इनको सोल्ड कर दिया जाता है। और ये जैसे यूरोपियन मार्केट के डिमांड को जैसे लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर्डियोक्स एंड जैसा नैंटी जो कि एक तरह से पोर्ट सिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, स्लेव ट्रेड से यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे आपको स्लेव ट्रेड से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको नेशनल असेंबली में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे डिबेट चलता है कि राइट्स ऑफ द मैन जो है सो शुड बी एक्सटेंडेड टू द ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दो ईयर कॉलोनिंग में उनको भी,
और यह लॉ जो है सो बाद में अपोजिशन बिजनेसमैन जो है सो नहीं चाह रहे थे तो नहीं होता है। लेकिन जब जैकोबियन रेज्यूम आता है 1794 में, एब्लिश द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी में, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो इसको हटाने में जो है सो अपोज जो कर रहे हैं आपका जो मर्चेंट ग्रुप है वह अपोज कर रहा है क्योंकि मेन ट्रेड के रूप में है। लेकिन फाइनली जो है सो 1794 में इसको इंड किया जाता है। बट जो है सो नेपोलियन फिर से री इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को ख़त्म किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1848 में स्लेवरी को फाइनल ख़त्म किया गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है सबको रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन राइट को, और यह राइट है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यह जो है आपको 1789 के बाद में यह चीज़ें दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक, प्रिंटेड, ये सारी चीज़ें छपने लगती है और काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको पूरे शहर में ये जैसे फैल जाता है, फ्लड की तरह आ जाता है। उसके बाद में जैसे सॉन्ग हो गया, प्ले हो गया, फेस्टिवल, आपको प्रोसेसन अट्रैक्ट करता है बहुत सारे पीपुल को। और एक तरह से कहा जाए तो आपको यह जो है सो आपका आइडेंटिफाई करेगा आइडिया ऑफ लिबर्टी। मतलब आज़ादी को। तो यह जैसा आपको लिबर्टी यहाँ से आ गया। उसके बाद में राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट के हम लोग बात करेंगे।
नेपोलियन बोनापार्ट कैसे बनता है इसके बाद में, तो आफ्टर एंड ऑफ द रीजन ऑफ टेरर के बाद में आपको डायरेक्टरी जैसे क्रिएट करता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को। तो यहाँ पे आपका रीजन ऑफ टेरर आता है और यहाँ पे उसके बाद में डायरेक्टरी आया और फिर जैसे आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसके बाद में आ जाएगा। और जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगा तो फिर जैसे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जैसे क्राउन होंगे हिमसे एम्परर ऑफ द फ्रांस के रूप में। तो आपको यहाँ पे यह बात हो गई आपका कब का, तो यह बात हो गया आपको 1804 का। यह जैसे फ्रांस का जैसे मोनार्क बन जाता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में। और यह क्या करता है, एक तरह से कहा जाए तो स्टार्ट करेगा वॉर विथ नेबरिंग कंट्री। और यहाँ से यह जीतता भी जाएगा। तो यह जो है नेबरिंग कंट्री के साथ में लड़ाई शुरू कर देगा और उस वार को यह जीतता भी जाएगा और अपने आप को जैसे एक तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा यह यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको इसके रोल को अगर कहा जाए तो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जैसे आपको नए नए टेक्निक का यह जैसे यूज करता है इसलिए, ठीक है। यह आपको नए नए लॉ लेके आता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, यूनिफॉर्म सिस्टम द वेट एंड मेजर लेके आता है, डेसिमल सिस्टम लेके आता है। तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी डेसिमल सिस्टम यूज करता है यह, ठीक है। तो ये सारे यह काम कर रहा है। उसके अलावा वेट और मेजर लेके आता है। लेकिन इनिशियली जैसे यह लिबरेटर रहता है लेकिन बाद में जैसे दिक्कत करने लगेगा। तो पब्लिक जो है सो इसको वेलकम कर रही है लिबरेटर के रूप में, ठीक है। पीपल इसका स्वागत कर रही है कि यह लिबरेटर है, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि फिर जैसे आपको यह जैसे एक तरह से कठोर रूप से रूल करने लगेगा और 1815 में यह हार जाएगा। ठीक है। और इसका जो है सो यहाँ पे जो भी सिस्टम था वह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की,
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगर लेगेसी की बात किया जाए तो यह जैसा आपको आइडिया ऑफ फ्रीडम देता है वर्ल्ड को, ठीक है। इस फ्रीडम में आपका क्या है, तो डेमोक्रेटिक है, उसके अलावा जो है सो लिबर्टी है, उसके अलावा फ्रेटर्निटी है, ठीक है। तो ये जैसे आइडिया ऑफ द फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमको फ्रांस से मिलता है, ठीक है। और इसके कारण जो है सो आपको यूरोप से आपका चर्च प्लस जो है सो फ्यूडल सिस्टम है वह जो है सो ख़त्म होने लगता है, ठीक है। इसके कारण जैसे चर्च और फ्यूडल सिस्टम पे अटैक होता है और वह ख़त्म होने लगता है। और यहाँ पे इससे जो है सो अगर हम बात करते हैं तो आपको इंडिया में आपको टीपू सुल्तान और दूसरे जो है सो आपको राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान और RRMR राजा राम मोहन राय से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यह एक बड़ा चैप्टर था, हम लोगों ने एक एक चीज़ को बड़े ही कंसोलिडेट करके पढ़ा है और हमें आशा है कि आपको यह लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक कमेंट छोड़ दिएगा। धन्यवाद।